देखिए, इसके पहले कि हम लोग लेक्चर की शुरुआत करें, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, 2 मिनट आप लोगों का लगना है, थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन हमारा चल रहा है, जहां पर हम 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्म में विद आंसर की। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको मंथली करंट अफेयर्स क्विज प्रदान करेंगे, जो कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 तक का होगा। और साथ ही साथ मंथली एडिटोरियल्स का संग्रह भी आपको प्रदान किया जाएगा, जो कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 के मध्य तक का होगा। और साथ ही साथ सभी विषयों के लगभग 100 पेज के आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि करंट से रिलेटेड होगा। और लगभग 10 से 11 पेज के नोट्स आपको डेली, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में करके आपको वह नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इन सब के लिए जो फीस है वह मात्र 300 रुपये है। और इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9044883929 पर हाय या हेलो लिख करके मैसेज करना होगा। तो फिलहाल चलिए चलते हैं सीधा लेक्चर की तरफ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र के आधुनिक भारत के इतिहास का डिस्कशन चल रहा है, जहाँ पर अपने इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के बारे में। तो चलिए, चूँकि हमारा डिस्कशन जो है यह प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही होता है, चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ और बात करते हैं इस चैप्टर के पहले प्रश्न की, जहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? ए, हड़प नीति, बी, बंगाल का विभाजन, सी, स्थायी बंदोबस्त, या डी, सहायक संधि। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी। इन सब दिए गए विकल्पों में सबसे बाद जो घटना घटित हुई थी वह हुई थी बंगाल का विभाजन 1905 में। जबकि हड़प की नीति का सिद्धांत कब लाया गया था? बताइए, सब कुछ आपको पढ़ाया गया है। हड़प की नीति की सिद्धांत का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? अच्छा, यह बता दीजिए। तो डलहौजी ने इस नीति का प्रयोग किया था। डलहौजी का समय 1848 से लेकर के 56 तक के आसपास का था और सबसे पहले सतारा राज्य का विलय किया गया था। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ एक्सप्लेनेशन पे देखिए। तो सर्वप्रथम 1793 में कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लागू किया था। उसके बाद लॉर्ड वेलेजली ने 1799 के आसपास जो है वह सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग करना शुरू किया था, ताकि भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाया जा सके। और उसके बाद 1848 के आसपास जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इस हड़प की नीति का प्रयोग किया गया था। और सबसे अंत में लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? ए, 20 जुलाई 1905, बी, 7 अगस्त 1905, सी, 16 अक्टूबर 1905, या फिर डी, 7 नवंबर 1905। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन जो है वह शुरू कर दिया गया था ऑफिशियल रूप से। ठीक है, किस प्रकार से और कैसे, तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी और छोटी सी बात सुनते चलिए आराम से। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी गई और इसके विरोध स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बाकायदा एक बैठक आयोजित होती है, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा भी की गई थी और इसी में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। लेकिन फिर भी आज 16 अक्टूबर 1905 को बंग भंग जो है, या फिर यूँ कहिए तो बंगाल का विभाजन जो है वह प्रभावी हो गया था। तो इस कारण पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। ठीक है, 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, जब बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया था। और इसी 16 अक्टूबर को रविंद्रनाथ टैगोर ने यह सुझाव दिया था कि इस 16 अक्टूबर को जो है वह राखी दिवस के रूप में मनाया जाए। ठीक, तो यह सारी बातें हो गई बंगाल विभाजन के बारे में। बाकी प्रश्नों के माध्यम से अभी हम लोग देखते चलते हैं। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ए, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई, बी, बंगाल का विभाजन हुआ, सी, दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य है, डी, लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। तो बताइए किस लिए? तो इसी दिन बंगाल का विभाजन जो है वह प्रभावी हो गया था, 16 अक्टूबर
1905 को। घोषणा कब की गई थी? तो 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? ए 19 जुलाई 1905, बी 7 अगस्त 1905, सी 15 अगस्त 1905 या डी 16 अक्टूबर 1905 को, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है ना वो थोड़ा सा विवादित है। 19 जुलाई 1905 इसका सही आंसर है। दरअसल कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि 19 जुलाई 1905 को जो है यह घोषणा की गई थी, और कुछ का मानना है 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन के निर्णय की घोषणा ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई। तो आप विकल्पों के माध्यम से चयन करने का प्रयत्न कीजिएगा। यदि विकल्पों में 20 जुलाई नहीं है तब आप 19 जुलाई के साथ जाइएगा, और यदि 19 जुलाई है तो 20 जुलाई के 20 जुलाई नहीं है तब आप 19 जुलाई के साथ जा सकते हैं। ठीक, और अगर 20 जुलाई है तो निश्चित रूप से आप बिना कुछ सोचे समझे 20 जुलाई 1905 को या 1905 के साथ जाइएगा कि इस दिन बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो हमने बात की लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है 20 जुलाई 1905 को यह घोषणा की गई कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा, और यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी भी हो गया था। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए एक्सप्लेनेशन में कुछ उतना खास नहीं है। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल है 1899 से 1905 के ईस्वी के आसपास इसका कार्यकाल था, और इसने बंगाल विभाजन का निर्णय 1905 में किया था। इस निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई थी, और यह निर्णय 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया था। हालांकि वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त करने की घोषणा करते हुए बंगाल का पुनः विभाजन कर दिया गया था। किस प्रकार से? तो बंगाल से दो प्रांत अलग कर दिए गए थे, बिहार और उड़ीसा, बाकी शेष बंगाल को एक कर दिया गया था। ठीक है, या यूँ कह लीजिए तो बंगाल का विभाजन निरस्त करते हुए एक अन्य प्रांत का गठन कर दिया गया था। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का विभाजन करने वाला जो गवर्नर जनरल या वायसराय था वह था लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था ए सर एंड्रयू फ्रेजर, बी एच रिजले, सी ब्रोड्रिक या फिर डी ए अरुंडले। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए सर एंड्रूज फ्रेजर जो है उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जब बंगाल का विभाजन किया गया था। यह जो है बंगाल में 1903 से 1908 तक लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में कार्य करते रहे थे, और बंगाल विभाजन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, बी CR दास ने, सी आशुतोष मुखर्जी ने, या डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए बंगाल के विभाजन में आंदोलनों का नेतृत्व SN बनर्जी या सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा भी किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें कुछ ऐसा खास एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ बस इतना लिखा है कि बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? ए WC बनर्जी, बी SN बनर्जी, सी RN टैगोर, या डी BG तिलक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर जो है वह स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। इनका यह मत था या यह इच्छा थी कि जिस प्रकार से स्वदेशी आंदोलन में बहिष्कार की नीति या विदेशी कपड़ों को जलाने की नीति जो है या विदेशी शिक्षा को, पाश्चात्य शिक्षा को त्यागने की नीति की प्रथा शुरू की जा रही है, यह गलत है। इस कारण यह स्वदेशी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन की इन सब व्यवस्थाओं के कारण रविंद्रनाथ टैगोर जो है इस आंदोलन के आलोचक थे। ठीक है,
यह पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। अगला प्रश्न है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ए. अरविंद घोष ने, बी. कृष्ण कुमार मित्र ने, सी. मोतीलाल घोष ने, या फिर डी. सतीश चंद्र मुखर्जी ने। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का या विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव के मित्र या फिर कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था। देखिए, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक के मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। ए. 1899 में, बी. 1901 में, सी. 1903 या डी. 1905। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 1905। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय रूप में 1905 को अपनाया गया था, जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए, लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और इसी बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव जो है वह पारित हुआ, जिसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। ए. हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, बी. प्रशासनिक सुविधा के लिए, सी. बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, या डी. बंगाल के विकास के लिए। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। हालांकि सरकार का यह दावा था कि वह यह विभाजन जो है वह प्रशासनिक आधार पर कर रही है, लेकिन यह जो है दृष्टिगत नहीं हो पा रहा था। जो दृष्टिगत हो रहा था या जो प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहा था वह ऐसा लग रहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों के आधार पर जो है इस चीज़ को बांटा जा रहा है। जैसे पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल हो गया और पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल हो गया। ठीक है, देखिए, ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया, परंतु वास्तव में बंगाल का विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनाच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता है और साजिशें रची जाती हैं। ठीक है, अभिनव भारत अनुशीलन समिति, इस प्रकार के सभी संगठन सब एक साथ जो है इकट्ठा होकर के यहाँ पर काम कर रहे थे। तो उन सबको तोड़ने, उन सबको समाप्त करने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया गया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। पहला बायकाट, दूसरा स्वदेशी, तीसरा असहयोग, चौथा राष्ट्रीय शिक्षा। सही उत्तर आपको चुनना है। ऑप्शन है ए 1, 2, 3, बी 2, 3 एवं 4, सी 1, 3 एवं 4, डी 1, 2, 4 या ई इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। बायकाट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा की नीति को राष्ट्रवादियों ने बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के दौरान अपनाया था, न कि असहयोग को। ठीक है, यहाँ देखिए, इन सब के बारे में तो बात हो गई थी कि टाउन हॉल में के मित्र और सुरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक होती है 7 अगस्त 1905 को, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हुआ और उसी दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई और रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। इसमें पूर्वी बंगाल के लोगों ने पश्चिमी बंगाल के लोगों को या एक दूसरे को लोगों ने राखियां बांधी थी। वह यह दर्शाना चाहते थे कि विभाजन के उपरांत भी वह सब एक हैं, उनकी एकता में किसी प्रकार की कमी नहीं आई है। ठीक है, और यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया था।
टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई और बहुत ही कम समय में पूरे देश में अनेकों राष्ट्रीय कॉलेजों की स्थापना हो गई थी। और आगे चल करके अगस्त 1906 में नेशनल एजुकेशन काउंसिल या राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का भी गठन कर दिया गया। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा दिया गया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान आदर आत्मविश्वास के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है। और कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन इन सबसे संबंधित 4 प्रस्तावों को पारित किया था। अतः स्पष्ट है कि बंगाल के विभाजन में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए थे। असहयोग तो गांधी जी का हथकंडा था। ठीक है। 1920 के नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया था। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? A. बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, B. होम रूल आंदोलन, C. असहयोग आंदोलन या D. साइमन कमीशन की भारत यात्रा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर A. बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में स्वदेशी और बहिष्कार को पहली बार अपनाया गया था संघर्ष की विधि के रूप में। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन में ही आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का नारा दिया गया था और स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता को राष्ट्रीय स्वाभिमान आदर और आत्मविश्वास के साथ जोड़ दिया गया था। अभी ऊपर देखा ना। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? A. असहयोग आंदोलन, B. सविनय अवज्ञा आंदोलन, C. स्वदेशी आंदोलन या D. पूर्ण स्वराज्य आंदोलन अथवा E. उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर C. स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के प्रतिरोध स्वरूप। नेक्स्ट है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? A. लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, B. लोकमान्य तिलक पर अधिरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश, नेक्स्ट C. लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन तथा पंजाब कोलोनाइजेशन बिल पास किया जाना, अथवा D. चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड की सजा सुनाया जाना। मैं प्रश्न पूछने वाला था लोकमान्य तिलक को क्यों जो है जेल में भेजा गया था। फिलहाल नहीं पूछ रहा हूँ, आप लोग जवाब देते नहीं हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर A. लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन जो है वह स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक कारण बना था। ठीक है। देखिए, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल का विभाजन था और इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता लाल, बाल और पाल थे और साथ ही साथ अरविंद घोष थे। ठीक है। और ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसे सिर्फ और सिर्फ बंगाल के लिए ही रखना चाहता था, अथवा यूं कह लीजिए तो उदारवादी गुट जो है वह स्वदेशी आंदोलन के राष्ट्रीय स्तर पर बनाए जाने का विरोध कर रहा था। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। A. 1906 में, B. 1916 में, C. 1911 में या फिर D. 1909 में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर C. 1911 में बंगाल को दोबारा से विभाजित कर दिया गया था। 1905 के बाद हुआ क्या था, तो आराम से समझिए किस प्रकार से और कैसा विभाजन हुआ था इसे। देखिए, विभाजन हमने देखा कि 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप अगस्त 1905 से जो है बंग भंग विरोधी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है और तब भी 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया था। लेकिन 1911 में जब दिल्ली दरबार द्वितीय का आयोजन किया गया, उस समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आए और इसी समय दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया
और साथ ही साथ कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। इस घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। ठीक है, पुनर्गठित किसी राज्य को किया जाता है यानी कि उसका विभाजन कर दिया जाता है। ठीक है, किया क्या गया तो उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया और असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसी उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी और उसमें सिलहट को भी और जोड़ दिया गया। मतलब बंगाल से उड़ीसा, बिहार और असम को निकाल दिया गया। ठीक, और असम में एक अन्य क्षेत्र सिलहट को जोड़ दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? ए, प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। बी, सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। सी, महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने तक। या डी, भारत के 1947 में हुए विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया था। तो अभी अभी हमने देखा सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत करते हुए बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा करते हुए कलकत्ता से राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा भी कर दी गई और बंगाल को पुनर्गठित करते हुए उससे 3 प्रांत अलग कर दिए गए, उड़ीसा, बिहार के साथ साथ असम को। ठीक है, उड़ीसा, बिहार एक साथ अलग हुए थे और उससे अलग हुआ था असम। असम में एक अन्य प्रांत जोड़ दिया गया था, सिलहट। प्रांत क्या, एक क्षेत्र जोड़ दिया गया था, सिलहट क्षेत्र। ठीक, असम की स्थिति 1874 ईस्वी के जैसी कर दी गई थी। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर एक साथ डायरेक्ट जा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते हैं बिल्कुल आराम से। नेक्स्ट, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? देखिए, स्वदेशी आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका था, अब विभिन्न क्षेत्रों में इसका विभिन्न लोग नेतृत्व भी प्रदान कर रहे थे इस आंदोलन को। तो अब बताइए कि मद्रास में इस आंदोलन को अपना नेतृत्व किसने प्रदान किया? ए, श्रीनिवास शास्त्री। बी, राजगोपालाचारी। सी, चिदम्बरम पिल्ले। डी, चिंतामणि। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया था चिदम्बरम पिल्ले ने। और क्या, सबके बारे में यहाँ पर आराम से देखते हैं। देखिए, बंगाल से प्रारंभ हुआ स्वदेशी आंदोलन, लोकमान्य तिलक ने इसे सारे देश में, विशेषकर बम्बई और पुणे में अपना नेतृत्व प्रदान किया। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया और सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में अपना नेतृत्व प्रदान किया। तो चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इस स्वदेशी आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, फिर से एक बार सबका नाम ले रहा हूँ। स्वदेशी आंदोलन को अपना नेतृत्व लोकमान्य तिलक ने बम्बई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में और चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में अपना नेतृत्व प्रदान किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो अभी अभी हमने देखा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? पहला, महिलाएं। दूसरा, कृषक। तीसरा, मुसलमान। और चौथा, बुद्धिजीवी। ऑप्शन है ए, 1 एवं 2। बी, 1, 2 एवं 3। सी, 2 एवं 3। और डी, 1 एवं 2। तो स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः जो वर्ग अप्रभावित रहा था वह रहा था कृषकों का और मुसलमानों का, दूसरा और तीसरा। ठीक, इस आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने भी सक्रिय रूप से भागीदारी की थी। यह इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी स्वदेशी आंदोलन की, जानते रहिएगा। फिलहाल फिर से सारी बात एक बार रिपीट करते हैं। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई।
ठीक है। इस टाउन हॉल की बैठक को अपना नेतृत्व के मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रदान कर रहे थे और इसी बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन के समय जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। तिलक ने इस आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया था बम्बई और पुणे में। लाला लाजपत राय ने इस आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया पंजाब और उत्तर प्रदेश में, और अरविंद घोष, इन तीनों ने मिलकर के इस आंदोलन को पूरे देश में प्रचारित और प्रसारित किया था। और इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी और प्रमुख विशेषता थी वह थी महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, किंतु किसान और बहुसंख्य मुस्लिम समुदाय अभी भी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से अलग ही रहा था। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया? ए. स्वदेशी आंदोलन, बी. चंपारण सत्याग्रह, सी. रॉलेट कानून विरोधी आंदोलन, या डी. असहयोग आंदोलन। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जो है यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था। ठीक है, किसने लिखा था ज़रा कमेंट करके बता दीजिए। तो देखिए 16 अक्टूबर 1905 जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हे तक नहीं जले, लोगों ने उपवास रखा, कलकत्ता में हड़तालें घोषित कर दी गईं, जनता ने जुलूस निकाला और सवेरे सवेरे लोग जत्थे के जत्थे गंगा स्नान करने के लिए जाने लगे और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे थे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना और लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखियां बांधी और यह जताया कि बंगाल को बांटकर भी अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. लियाकत हुसैन ने बारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। बी. 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। सी. बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 में हुई जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। डी. टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, लियाकत हुसैन नहीं, अश्वनी कुमार दत्त ने जो है बारिसाल के मुस्लिम किसान आंदोलनों में उनको अपना नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, बाकी अन्य सभी कथन जो हैं वह सही हैं। ज़रा बारिसाल की घटना क्या थी यह आप लोग अगर बता सकते हो तो बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, स्वदेश नहीं बता पा रहे तो बारिसाल लिख के क्वेश्चन मार्क कर दो यार, कुछ तो करो, थोड़ा सा तो एक्टिव रहा करो। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? ए. कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। बी. स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। सी. आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे इसमें शामिल हुए। डी. यह बंगाल तक ही सीमित रहा। चलिए, तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों और साथ ही साथ कुछ विशिष्ट मुसलमानों को अपने साथ ले सका था। विशिष्ट वही बारिसाल के मुस्लिम किसान ही इस आंदोलन में शामिल हुए थे। पहली बार इस आंदोलन में स्त्रियां घर से बाहर निकली, प्रदर्शनों में हिस्सा लेने लगी, धरने पर बैठने लगी, परंतु यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका और केवल बारिसाल ही इसका अपवाद रहा। मुख्यतः यह आंदोलन शहरों के उच्च तथा मध्यम वर्ग तक सीमित रहा। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा था। लाला लाजपत राय, तिलक और अरविंद घोष जो कि उस समय तक राष्ट्रीय नेता बन चुके थे, इनके द्वारा इसका प्रचार प्रसार या इनका किसी भी आंदोलन से जुड़ जाना उस समय स्वयं में ही उस आंदोलन को राष्ट्रीयकृत करने का संकेत देता है। ठीक है, नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। दूसरा, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी न तो एक और न ही दो। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, दो के दोनों ही कथन जो है वह सही हैं। जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देंगे तो वस्तुओं की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, तो जाहिर सी बात है कि जो देसी शिल्पकार या कौशल था या उद्योग था वह पुनर्जीवित हो गया था, और राष्ट्रीय शिक्षा की नीति या राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना तो की ही गई थी अगस्त 1906 में, ठीक है। और पूरे देश में धीरे धीरे करके लगातार और बहुत तेज़ी में, धीरे धीरे नहीं बहुत तेज़ी में विभिन्न राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान भी खोले गए थे। देखिए, स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय शिल्पकारों तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलकत्ता कस्टम ऑफिस के अनुसार स्वदेशी आंदोलन के दौरान सूती वस्त्र आयात में लगभग 22% और जूते चप्पल के आयात में 68% की कमी आई थी, तथा हथकरघा उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि को इससे व्यापक प्रोत्साहन भी मिला था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया, जो स्वदेशी आंदोलन का एक प्रमुख घटक था। इसका उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्वदेशी नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा को बल प्रदान करना था। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे ए असहयोग आंदोलन से, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सी स्वदेशी आंदोलन से, या फिर डी भारत छोड़ो आंदोलन से। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जो है यह स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे, और 4 महीनों तक भारत में रहकर ही इन्होंने मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड, डेली क्रॉनिकल इन सब के लिए रिपोर्टिंग भी की थी, और बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक में संपादित भी किया था। ठीक है, चलिए नाम ध्यान रखिएगा, H.W. नेविन्सन, स्वदेशी आंदोलन, द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक इनकी पुस्तक थी, जिसमें स्वदेशी आंदोलन से संबंधित विभिन्न रिपोर्ट पढ़ने को मिलेगी। कभी फुर्सत मिले सिलेक्शन के बाद इन सब किताबों को पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट और अगला प्रश्न है, और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, जहां पूछा जा रहा है कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। ए अविंद्रनाथ टैगोर ने, बी नंदलाल बोस ने, सी असित कुमार हल्दर ने, या फिर डी अमृता शेरगिल ने। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही, ताकि भारतीय प्राचीन कला को पुनर्जीवित किया जा सके या भारतीय कला के मूल्यों का प्रचार प्रसार करते हुए उसमें नई चेतना जागृत की जा सके। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते वातावरण में अविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत की गई या जागृत हुई या जागृत करने का प्रयास किया गया। तो फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।